हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात कि लैंगिक भेदभाव क्या होता है और यह समाज में कैसे व्याप्त कैसे है। लैंगिक भेदभाव किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर अलग किया जाना लैंगिक भेदभाव कहलाता है। किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर अलग करना, ये जो है लैंगिक भेदभाव है। अर्थात कि समाज में जो है मुख्यतः से दो तरह के लिंग पाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष। पुरुषों की स्थिति थोड़ी अच्छी है स्त्रियों की अपेक्षा। तो स्त्रियों की स्थिति में जो है सुधार लाने के लिए बहुत ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत ढेर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वही जो है लैंगिक भेदभाव कहलाता है। चलिए चर्चा करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, लैंगिक भेदभाव के कारण क्या है। तब हम लोग सुझाव पढ़ेंगे कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। थोड़ा सा कारण के बारे में जानते हैं। कारण में अगर हम कहें तो समाज में एक पितृसत्तात्मक समाज भी जो है व्याप्त है। अर्थात कि पितृसत्तात्मक समाज का मतलब ये होता है कि परिवार की जो सीढ़ी है, परिवार का जो कुनबा है, उसको जो है एक बालक ही आगे ले जा सकता है, बालिका नहीं ले जा सकती है। इस तरह की सोच भी जो है समाज में जो है कहीं ना कहीं व्याप्त है। तो ये भी एक कारण बनता है कि जो है जिसकी वजह से बच्चियों को जो है गर्भ में ही जो है भ्रूण हत्या कर दी जाती है और बच्चियों को जो है जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन समाज में बहुत ढेर सारी घटनाएं देखने को मिलती है। भ्रूण हत्या अर्थात कि जो है जन्म से पहले यह निर्धारित करके उसको मार देना कि यह बच्ची है, न कि बालक है, यह बालिका है, इसलिए जो है उसको जो है गर्भ में ही उसको मार देते हैं लोग। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये लैंगिक भेदभाव का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि भ्रूण हत्या एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध की जो है आईपीसी की धारा 315 के तहत आता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार जो है किसी बच्ची को लैंगिक आधार पर अगर उसको मारने की कोशिश करता है जन्म से पूर्व या जन्म के बाद, तो वो जो है आईपीसी की धारा 315 के तहत जो उसको दंडित किया जाएगा। और इसमें ये देखा जाएगा कि जो है दोनों तरह के दंड की व्यवस्था की गई है। या तो 10 साल की सजा, 10 साल का कारावास, या जो है जुर्माना स्वरूप कुछ भी लिया जा सकता है, या दोनों हो सकता है। तो भ्रूण हत्या एक तरह से कानूनी रूप से अपराध है। अगर हम दूसरी बात करें कि महिलाओं के साथ और कहाँ, बच्चियों के साथ और कहाँ अपराध होते हैं या इनके साथ और कहाँ जो है भेदभाव देखने को मिलता है, तो हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लैंगिक भेदभाव जो है ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बिंदु है। तो उसमें से हम कुछ ही पॉइंट पर अध्ययन करेंगे आज कि लैंगिक भेदभाव कहाँ कहाँ है और किस रूप में है। जैसे पहला बिंदु पर बात करते हैं आर्थिक रूप से अर्थात कि जो है इकोनॉमिक बेसिस। इसमें देखने को ये मिलता है कि बहुत सी बालिकाएं या बहुत सी स्त्रियां जो है कहीं ना कहीं नौकरी करती हैं और नौकरी के दौरान ये होता है कि पुरुषों की अपेक्षा उनकी आय जो है कम रखी जाती है कि ये बालिकाएं हैं, ये पूरा सक्षम नहीं है इस काम को करने के लिए, जो कि ऐसा नहीं है। बालिकाएं भी उतना वर्क करती हैं, स्त्रियां भी उतना ही वर्क करती हैं, सेम पद पर दोनों हैं, लेकिन इनकी जो है वेतन जो है कम होता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरे में आता है सामाजिक रूप में, सोशल बेसिस। अर्थात कि इसमें जो है इसमें बहुत ढेर सारी चीजें आ जाती हैं, बच्चियों के जन्म से लगाए उनके शादी होने तक की। अर्थात कि जन्म की बात करें तो जन्म के समय मैंने आपको बताया ही कि जो है भ्रूण हत्या कर दी जाती है। बच्ची बड़ी हुई तो जो है इसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है बराबर रूप से कि वह बालक की तरह ही वो पढ़ सकती है। पढ़ना उसका व्यर्थ समझा जाता है, घर से बाहर निकलना उसका व्यर्थ समझा जाता है। फिर उसके बाद बड़ी हुई तो वो ये सोच के उसको आगे समाज में नहीं बढ़ने दिया जाता है कि यह दूसरे घर की बच्ची है या दूसरे घर में जाएगी शादी करके। तो ये भी चीज समाज में एक कुंठा भरी हुई है, इसको भी तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये भी एक लैंगिक भेदभाव का ही उदाहरण है कि लैंगिक भेदभाव कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से देखने को मिलता है। तीसरे रूप में अगर हम बात करें कि
कि शिक्षा के आधार पर, अर्थात कि एजुकेशन के बेस पे, तो एजुकेशन बेस पे यही देखने को मिलता है कि वो बच्चियों को जो है घर के काम काज में लगा दिया जाता है कि जो है बचपन से इनका काम जो है रसोई घर में खाना बनाना है, इनके हिस्से में पढ़ना नहीं है, इनके हिस्से में जो है अच्छी जगहों पर प्रवेश नहीं है। तो ये चीज़ जो है शैक्षिक रूप से भी देखने को मिलती है। तो ये आधार इनके हैं कि जो इनके आधार पर जो है इनसे भेदभाव रखा जाता है। जब ऐसे बच्चे जब समाज से जब बाहर विद्यालय इतनी बेड़ियों को तोड़कर जब विद्यालय की तरफ आते हैं, तो अब इनके लिए कैसे विद्यालय का प्रावधान किया जाना चाहिए और विद्यालय में किन किन चीज़ों को व्यवस्था की जानी चाहिए कि ये बच्चे फिर से विद्यालय छोड़ के ना जाएं और जो है इस भेदभाव के शिकार को दोबारा शिकार ना हो। तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपाय, अर्थात कि विद्यालय स्तर पर हम कैसे जो है इन सारी चीजों को कम कर सकते हैं। चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन, अर्थात कि हम जो है इनको फ्री एजुकेशन अर्थात कि फ्री शिक्षा देकर जो है विद्यालय की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन अर्थात कि इनको जो है इनके लिए विशेष तरह की धन सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस धन को खर्च करके। दूसरी चीज ये है कि इनके लिए सीटें आरक्षित करके, इनको मुफ्त ड्रेस, कॉपी, किताब आदि दे करके, छात्रावास की सुविधा करके कि बहुत दूर दराज के बच्चे आते हैं और उनके लिए छात्रावास की सुविधा नहीं होती, इस वजह से भी बच्चियां जो है दूर के विद्यालय में या दूर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाती हैं। तो छात्रावास की सुविधा देकर हम जो है इस तरह की स्थितियों को सुधार कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि दूर के बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए किसी तरह के साधन की व्यवस्था नहीं होती है, तो साधन की व्यवस्था भी यहाँ पे करना जरूरी है कि इन बच्चों के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो है ये निकल के खुल के सामने आए, तो इनके लिए साधन की व्यवस्था करना भी जरूरी है। क्योंकि एक व्यवस्था अगर कहीं ना कहीं छूटती है तो समाज और परिवार ये कह के छोड़ देता है कि जो है यहाँ तो संसाधन की व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। तो विद्यालय को एक ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए विद्यालय में कि वो सारी सुविधाओं से लेस हो, कि जिसकी वजह से पेरेंट्स या समाज जो है उन सारी चीज़ों को करने के लिए इच्छुक हो। दूसरा बिंदु बात करते हैं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण, सिंपैथिक इन्वायरमेंट। इस तरह का बच्चा जो होता है वो पहले से समाज में इतना प्रताड़ित होता है कि जो है वो विद्यालय की तरफ जब रुख करता है और उसको एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण जब मिलता है तो वो जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। इसमें ज़्यादातर गरीब के बच्चे होते हैं कि जब गरीब के बच्चे एक बार विद्यालय आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि कम से कम कोई नहीं समझ सकता है तो विद्यालय उन सारी चीज़ों को समझ सकता है, अध्यापिकाएं उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि प्रत्येक चीज़ का सुझाव उसको यहाँ से मिल सकता है, उसकी जितनी शिकायतें होंगी, जितनी क्वायरीज होंगी, वो सारी चीज़ों को एक ऐसे इन्वायरमेंट को बना के जो है इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे बालक बालिकाओं में भेद नहीं किया जाना। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। किसी भी स्थिति में विद्यालय में जो है किसी तरह का बालक और बालिका में भेद ना किया जाए। बालक बालिकाओं में अगर भेद अगर समझा जाएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं इनका मनोबल टूट जाएगा। और इसके तहत जो है जितने भी कार्यक्रम जो इन दोनों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, जितने तरह के सेमिनार कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाने चाहिए विद्यालयों में। दोनों के लिए खेलकूद की व्यवस्था की जानी चाहिए और दोनों की भागीदारी बराबर बराबर रखनी चाहिए कि जो बालिकाओं को ये ना लगे कि जो है हमारे लिए जो है ये खेल नहीं है या हम इस खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। डांस हो गया, गायन हो गया, वाद विवाद हो गया, इस तरह की प्रतियोगिताओं में जो है इन तरह की बालिकाओं को जो है शामिल किया जाना चाहिए और मुख्य रूप से जो है इनको आगे इस पैदान पे ले आना चाहिए। चौथा बिंदु है प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्यालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि जो है प्रत्येक समय अर्थात कि प्रत्येक महीने में जो है एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो है दोनों बालक और बालिकाओं को शामिल किया जाए और समान रूप से शामिल किया जाए, जिससे कि इनका मनोबल बढ़ सके। अगला बिंदु देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या आ जाएगा आपका कि हेल्थ एजुकेशन में इनके पोषण संबंधित चीज़ों को भी
पढ़ाया जाना चाहिए या इनको समझाया जाना चाहिए कि इनके पोषण से अर्थात कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्राएं कैसे कैसे शरीर को क्या लाभ दे सकती हैं, इसके बारे में भी एक विशेष तौर से जो है शिक्षा देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा में संबंधित किसी विशेषज्ञ की सेमिनार या कार्यक्रम ऐसा आयोजित किया जाना चाहिए कि जिससे कि जो है बालिकाओं को लाभ मिल सके, अर्थात कि किसी डॉक्टर या किसी ऐसे विशेषज्ञ की 1-2 क्लासेज या सेमिनार भी कराया जाना चाहिए, जिससे कि जो है इनको पोषण संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी हो सके। सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी में भी इनके विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में सुरक्षा कैसी हो, विद्यालय कितना सुरक्षित है इनके लिए, इसको भी तय किया जाना चाहिए। एक समाज को एक आईना की तरह एक विद्यालय देखा जाना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर वहाँ पे है तो सुरक्षित है, तब जाके हम इन बेड़ियों को तोड़ पाएंगे कि लैंगिक भेदभाव को तोड़ पाएंगे। तीसरा और 7वां नंबर का पॉइंट है महिला अध्यापिका, फीमेल टीचर। जहाँ तक संभव है कि महिला अध्यापकों को अधिक से अधिक रखना चाहिए, जिससे ये होगा कि वो सारी चीज़ों को वो बेशक और सही रूप में जो है सॉल्व कर सकती हैं। लास्ट पॉइंट है अलग शौचालय की व्यवस्था, सेपरेट टॉयलेट। इनके लिए जो है अलग जो है शौचालय की व्यवस्था की जाना चाहिए और इनसे संबंधित जो है सारी चीज़ों को सुझाव स्वरूप जो है विद्यालय को समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर लैंगिक भेदभाव को हमको दूर करना है तो हमको बालिकाओं को शिक्षित करना होगा। एक ऐसा माहौल बनाना होगा, एक ऐसा विद्यालय बनाना होगा, एक सुरक्षित विद्यालय का निर्माण करना होगा कि जिससे कि जो है एक समाज, परिवार, उन सारी चीज वो सभी जो है विद्यालय की तरफ बालिकाओं को भेज सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।